साथियों, एक श्रोता ने सवाल किया था कि भारत 80% पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है, 20% खुद बनाता है। और इन दोनों के बीच सामंजस्य कैसे होता है, साथ साथ पड़ोसी देशों में ये कैसे इतने सस्ता मिलता है। जब हमारे यहाँ 100 रुपये हो गया, भूटान नेपाल में 60 रुपये प्रति लीटर या उससे कम ही मिलता है। तो दूसरे प्रश्न का सवाल आसान है, भारत उन्हें सस्ते दर पर देता है। यह डिप्लोमेसी है, पेट्रोलियम डिप्लोमेसी कह सकते हैं, जो भी कारण रहा वह है, और इसे कारण वहाँ पे सस्ता मिलता है। कहानी यह भी है कि नेपाल के बॉर्डर पे हमारे भारतीय लोग जिनको कोई नौकरी नहीं है, जिन्हें कोई आधार नहीं, अपनी गाड़ी या 2 व्हीलर से वहाँ जाते हैं, वहाँ से भर के लाते हैं और यहाँ पे थोड़े महंगा बेचते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। आइए हम हल्की सी इसकी चर्चा करें। 80 और 20% की बात की। जो 80% है वह तो है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, चूँकि हमारे यहाँ जो 20% उत्पादन होता है वह एक तो महंगा पड़ता है, इसलिए कि जो एक्सप्लोरेशन का मेथड है वो हमारा पुराना है, बहुत आधुनिक नहीं है। दूसरे वह काफ़ी गहराई में जाकर मिलता है, जैसे बॉम्बे ऑफशोर का है। दिग्बोई वगैरह का शायद कुछ सस्ता हो, लेकिन वहाँ से भी दिग्बोई से लेके उसका एक्सप्लोरेशन बॉम्बे या मथुरा रिफाइनरी में लाने में उतना ही या उससे ज़्यादा महंगा पड़ जाता है जितना बगल के देशों से समुद्री रास्ते से लाने में पड़ता है। समुद्र का यातायात साधन जो है, वाहन है, समुद्री जहाज, वो बहुत सस्ता पड़ता है। तो हम इसकी बात कर रहे हैं अभी वैसे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो तेल का कीमत है, क्रूड ऑयल है, उसके दाम बढ़े हुए हैं, 65-67 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गए हैं। बैरल मतलब जो एक ड्रम होता है जिसमें तकरीबन 200 लीटर आता है, और जो कि घट के तकरीबन 20-25 डॉलर प्रति बैरल आ गए थे। लेकिन इसके बावजूद भी जो अपनी ऐतिहासिक ऊंचाई 120-125 पहुंच गए थे, उससे काफ़ी कम है। महंगाई के कारण जो भी हो, ओपेक ने अपनी मोनोपोली लगाई है। ईरान का आयात तकरीबन बंद है, चूँकि उसके ऊपर बंधन है, अमेरिका और उसके सहयोगियों ने लगा रखा है। और विश्व में भी जो डिमांड है वह घट गया है, कोरोना वायरस और लॉकडाउन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम होने के कारण। हम उसके डिटेल में ना जाए साथियों, और हमारे यहाँ भी कैसे प्राइसेस तय हो तो उसमें मैं ना जाए। बस इतना ही बता दूं कि जो टैक्स है स्टेट का, तकरीबन थोड़ा आगे पीछे, दिल्ली में कम है, बिहार में ज़्यादा है, तकरीबन 58% है, जबकि सेंटर का 52% है। यानी कुल मिला के 100 से ज़्यादा, 110% के आसपास है। और जो तेल हमें पेट्रोल 40 रुपये प्रति लीटर मिलना चाहिए था, आज हम 100 रुपया दे रहे हैं। यह एक छोटी सी बात हुई जो कि आप हर जगह उसकी मीडिया में देख रहे होंगे। मैं गोदी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, सोशल मीडिया पर भी पूरी तरह से देख रहे होंगे। तो भारत जो इंपोर्ट करता है, यदि हम उसको छोड़ें, हम अपने यहाँ जो पैदा करते हैं उसकी यदि बात करते हैं, तो हमारे यहाँ के इंडस्ट्रीज़ में जो 20% है उसमें तकरीबन 75% ONGC वगैरह करती है, जो सरकारी है एक तरह से, और 25% प्राइवेट करते हैं, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज और वह सब है। और ये सामंजस्य होने की तो बात साफ है कि जब दाम जो बढ़ रहा है वह छोटे या बड़े हैं, मुनाफा दोनों लेते हैं। जबकि सरकारी कंपनियों के मुनाफे का बड़ा सा हिस्सा, उसका जो मक्खन है, जो छाली है, वह निकाल के सरकार ले जाती है। पहले यह नहीं होता था, ये 2014 के बाद से हुआ। किस रूप में ले जाती है, क्या इस्तेमाल करती है, वह अलग बात है, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। इतना मैं बता दूं कि जो पूरा हम आयात करते हैं वह तकरीबन 63-64 बिलियन US डॉलर में आता है। यानी हम भारी खर्च करते हैं इस तेल के इंपोर्ट पे, और वह देता कौन है? वह हम लोग देते हैं। जो हम पेट्रोल डीजल के दाम देते हैं, घर बनाने वाले जो गैस होते सिलेंडर से हो या पाइप से आता है, उसका हम देते हैं। और यह जो खर्च का मैंने बताया आपको, दाम जो हर रोज़ बढ़ रहा है वह कंपनीज ले रही हैं,
उसका मुनाफा मुख्य रूप से कंपनी को जा रहा है। 80% जो ओएनजीसी और वैसे लोग बना रहे हैं वह सरकार के पास जा रहा है, और 20% जो बचते हैं, 20 से 25% जो हैं, वह प्राइवेट कंपनी को जा रहा है। यह नटशेल में यह इनकी कहानी है। इसके हम डिटेल पर ना जाएं, मैं जाना भी नहीं चाहता हूं, यह अनावश्यक मेरे इस वीडियो को बड़ा बनाएगा। जहां तक मुनाफे की बात है, हम उस पे आए। रिलायंस इंडस्ट्रीज और दूसरी तरफ अदानी ग्रुप, इनके मुनाफे में भारी इजाफा हुआ है। यह इजाफा साधारण नहीं है, यह जंप किया है 10, 20 से 40, 50% तक। अदानी ग्रुप की हम थोड़ी सी बात कर लें, वह बहुत महत्वपूर्ण है। जहां तक रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात है, उसके प्रतिशत मैंने बताई। 2008 में वह नहीं था, 14 में भी नहीं था, और यह मुनाफा जो जंप किया है वह 2004 के बाद हुआ है। और अब अदानी ग्रुप की, जिसकी मैं चर्चा करना चाहता था, 2014 तक इसका कुल जो मुनाफा था वह एक छोटा सा सीमित था, जो 30-40 करोड़ होता था और गुजरात तक में सीमित था। पिछले वर्ष केवल उसी में उसका 145 करोड़ का मुनाफा हुआ है। यह गुजरात में सीमित था। इसके कुल प्रोजेक्ट जो नंबर थे वो 44 थे, और 2019 तक, यानी 2 वर्ष पहले का डेटा मेरे पास है, आते आते यह भारत के 260 सिटीज़ में आ गए और 92 प्रोजेक्ट्स में आ गए। और यह छोटी मोटी चीज़ों में केवल नहीं रह गए, यह तकरीबन हर चीज़ में घुस गए। एयरपोर्ट, थर्मल पावर, विंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन, एरोस्पेस एंड डिफेंस में, कोल माइनिंग, एग्रीकल्चर, कमोडिटीज़, हर जगह इन्होंने प्रवेश किया है। और इसके लिए जो बजट की ज़रूरत थी उसका अंदाज़ा ये आप लगाइए कि इन्होंने रिलायंस पावर ट्रांसमिशन खरीदा 12,300 करोड़ में, जीएमआर छत्तीसगढ़ 5,200, इसी तरह से काटुपल्ली पोर्ट, पावर ट्रांसमिशन, गैस के जो इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट लिए, एक एक कॉन्ट्रैक्ट में 1200 से 1500 करोड़, और ऐसे 25 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने लिए, कुल मिलाकर 24,000 करोड़। यानी कुल मिलाएं तो ये आके 167,000 करोड़। और ब्लूमबर्ग के एक अनुमान के हिसाब से इन्होंने जो कर्ज ले रखा है वह 1 लाख करोड़ रुपए आता है। इस पर अदानी ग्रुप कुछ नहीं बोलता, कहां से आता है, कहां से इन्होंने मैनेज कर लिए, अचानक इतने पैसे। 14 से 21, 19 का डेटा है, यानी 14 से 19, 15-16 से शुरू किया है। 3 से 4 साल में ये कितने इसमें है। इसमें एक छोटा सा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया कोल में जिनको घाटा पड़ा वह भी शामिल है। खैर, उसकी हम बात ना करें। तो यह स्थिति है साथियों, जहां तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात है। हमारे भारत में, यदि पूरे भारत देश की बात करें, हम अपने हित की बात करें, यहाँ की जनता की बात करें, तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी है कि भंडारण की कमी है। चीन भारी मात्रा में जब सस्ता होता है अपने यहाँ लेके भर लेता है, 2-2, 3-3 साल का भर लेता है। हम 2-3 महीने से अधिक नहीं रख सकते। हमारे यहाँ मैं बता चुका हूँ, एक्सप्लोरेशन जो होता है वो अभी भी पुराने तरीके से होता है, और कुछ खास कंपनी का उस पर कब्जा है, वह देश के लिए नहीं है। पहले भी मैंने इसकी चर्चा की है कि ये लोग कितने बढ़ गए हैं, और जिस तरीके से बढ़े उसी तरीके से हम गरीब हुए। इनके ऊपर जो टैक्सेस है, इनकम टैक्स जो बकाया है, जो लोन है, उसको माफ कर दिया गया। इनके ऊपर टैक्स दर घटा दिया गया। यानी ये सरकार पूरी की पूरी इनके लिए काम कर रही है। और जो सुनने वाले ने, हमारे ने जो प्रश्न पूछा था कि इस 20% और 80%, 20% तो हमारा अपना प्रोडक्शन है जिसमें 25% ये करते हैं, और उसके अंदर से भी कैसे करते हैं, क्या करते हैं, नहीं पता। लेकिन जब सारा बढ़ता है तो इनका भी मुनाफा जबरदस्त रूप से बढ़ता है। एक कहावत है कि भारत में जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ते हैं तो जिसको मुनाफा होता है वो बहुत खुश होते हैं, रोते हम लोग हैं। हम और भी रोएंगे अभी। केवल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की मैंने बातें की है, तिलहन, दलहन, कपड़े, घर,
टैक्सेस बैंक में छोटे छोटे करके जाते हैं, लेकिन वह जाते हैं, निकल रहे हैं। तो दूसरा कारण ये है, प्राइवेट कंपनी वर्सेस हमारा जो सरकारी है, उसके तहत में जो अंतर आता है वह यह है, उसका बेसिक क्रक्स यही है। और एक चीज़ और, चलते चलते 2014 के पहले चुनाव आता था तो हम कहते थे कि इस बार का बजट, यानी एक साल पहले उसका जो बजट आता था वह पॉपुलर बजट होगा, टैक्सेस नहीं बढ़ेंगे, शायद घट जाए, दामों में कुछ कमी आएगी, जनता को कुछ राहत मिलेगा, कुछ नौकरी का ऐलान होगा। अब उल्टा हो गया। बंगाल और उसके साथ 5 राज्यों का चुनाव, अभी आने वाले यूपी और बाकी 5 राज्यों का चुनाव आते रहेंगे। 2024 का चुनाव है। पहले यदि कुछ 1000 करोड़ होते थे, तब लाख करोड़ में खर्च होता है पर सीट में साथियों। और इसके लिए शासक करने वाले पार्टी को, उसके साथियों को, शासक विपक्षों को भी उसी मात्रा में 10 गुना नहीं 100 गुना अधिक पैसा चिल्लाएंगे कहाँ से? विदेशी कंपनियां भी यदि देती हैं इन्हें, या हमारे अपने देश की कंपनियां देती हैं, इलेक्शन बॉन्ड के रूप में देती हैं, छुप के देती हैं, व्हाइट एंड ब्लैक मनी के रूप में देती हैं, तो वह लेती कहाँ से? और अभी मैंने एनडीटीवी पर सुना था रवीश कुमार को कहते हुए कि पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि शतक लग गया है पेट्रोल के दाम पे, और बिना किसी हंगामा के। मैं ट्विटर और सोशल मीडिया पर हंगामा के नहीं कर रहा हूँ, कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। 50 से 52, 51 होने पर हंगामा होता था, 60 से 60 रुपया 50 पैसा होने पर हंगामा होता था। आज 100 रुपया हो गया, कोई हंगामा नहीं, बल्कि लोग कहता है कि यह देश के हित में है। एजेंडा बदल गया, जो बोलने वाले हैं वह जेल में चले गए, लोग जेल में बंद हैं, मर रहे हैं। स्टैन स्वामी मर गए कल। चलिए, तो ये मेरा जवाब है। आपको इस पर टिप्पणी करना हो तो जरूर दे, बताएं कि मैं कहां गलत हूं। आंकड़े देना चाहें तो दे, और अपना तर्क देना चाहें तो दे, कुतर्क ना करें। उसके लिए मीडिया भरा हुआ है। धन्यवाद साथियों।